तुमसे ये क्वेश्चन बना के दे दिया जाए CH2 माइनस से COO माइनस तक, पूछा जाए प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ऑर्डर बताओ प्लस आई इफेक्ट का, तो तुम बिना ऑर्डर याद ना हो तब भी तो बता सकते हो। इतने सवाल कर लिए हैं अब तुमने। CH2 माइनस का ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसको अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, उसको देने हैं, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, फ्लोरीन के ऊपर अच्छा लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसे चाहिए होता है। स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे जब एक्सेप्शन आने लगते हैं ना, तो अब अलग अलग एक्सेप्शन, अलग अलग रीजन, कहीं पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो जितना याद कर सको कर लो, बस एग्ज़ाम 1-2 दिन पहले पढ़ के चले जाओ। वो एक्सेप्शन से ही सवाल ज़्यादा आते हैं। नॉर्मल ट्रेंड तो याद होता है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। बताना किसका ज़्यादा होगा, माइनस आई, ठीक है। NF3 प्लस NR3 प्लस या NH3 प्लस, किसका होगा सबसे ज़्यादा? माइनस आई। अच्छा, पहले ये चीज़ क्लियर करो, जिस कंपाउंड के ऊपर, जिस भी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस आई शो करेगा या माइनस आई? प्लस आई, ठीक है। ये नहीं कि प्लस आई शो करने के लिए उसके ऊपर प्लस, ऐसे कंफ्यूज मत होना। प्लस आई वही शो करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? NF3 का क्यों होगा? जो नाइट्रोजन वो सब में सेम है, तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। फ्लोरीन R3 और H3 में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बहुत ही अच्छे से खींचेगा। क्यों? अब देखो इसको समझ लो। N नाइट्रोजन के पास तुमने 3 फ्लोरीन लगा दिए, सोचो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन के साथ में तुमने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट 3 लगा दिए, तो अब ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ना नाइट्रोजन, है ना। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो एल्काइल ग्रुप है, वो भी क्या करेगा? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन वो और ही ज़्यादा कम होता है। तो ये जब नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो विड्रॉ करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, ये इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि विड्रॉ ज़्यादा करना चाहेगा। अब भाई जो गरीब आदमी है वो ज़्यादा पैसा तो चाहेगा ही चाहेगा, उसे मिल जाए, तो वो मेहनत करेगा, इसी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, समझे। अब ऑर्डर लिखा दे रहे, याद कर लेना। सबसे ज़्यादा किसका होगा? NF3, NR3, फिर NH3, फिर होगा NO2, फिर CN, फिर COOH, फिर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन,
आयोडीन, फिर आएगा OR OH NH2, OR OH NH2। प्लस आई वाला तो अच्छे से याद हो जाता, माइनस आई का याद नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ा है थोड़ा सा। कोई नहीं हो जाएगा ये। नोट कर लो इस ऑर्डर को। उसमें भी हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, उसमें भी हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। वो रेफरेंस की तरह यूज करोगे तो। सबसे ज़्यादा माइनस आई NF3 NR3 NH3 NO2, ठीक है। पहले नाइट्रोजन के आएंगे FRHO, फिर CN COOH, साइनाइड COOH, फिर X आएगा, फिर OR OH NH2, फिर फिनाइल, फिर C डबल बॉन्ड CH2 और हाँ फिनाइल विनाइल और H, ठीक है। याद करना है, कल पूछेंगे। और इसको कैसे याद करना है, लिख लिख के 2-3 बार 4 बार लिख लेना रफ कॉपी में, याद हो जाएगा। अब इनका यूज क्या होगा, है ना, इन सब का यूज क्या होगा, तो डालना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इन सब ऑर्डर का यूज क्या होगा, इनको यहीं पर याद करने की कोशिश करो, 5 मिनट याद करो इनको यहीं पर। बताओ याद कर लिया? सबसे पहले NF3, फिर बोलते जाओ, दोनों लोग बोलो। NH3, फिर NO2, CN COH, फिर X, फिर OR OH NH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनाइल, फिर बिनाइल, फिर H। याद हो गया? अब इसको और लिख लेना घर में जाके 3-4 बार, तो दिमाग में बैठ जाएगा फिर। और सवाल करोगे तो पीछे मुड़ मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज वाले सबसे पहले क्यों रखे? क्योंकि वो क्या थे, गरीब थे। वो सुना है मीम, मैं गरीब हूँ, टिकटॉक का एक, नहीं सुना? एक बच्चा है वो कहता मैं गरीब हूँ नहीं सुना? वीडियो था एक, छोटा बच्चा है, वो वीडियो बनाता है, कहता मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को बहुत फेमस हो गया था वो। टिकटॉक में पैसे ही मिलते थे। अगला डालो एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और हर चीज़ का एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट होता है ना। अब वो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, अब उसका एप्लीकेशन क्या होगा। कॉन्सेप्ट इसलिए समझे कि हमें एप्लीकेशंस समझ में आ पाए। तो पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम इससे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स बता सकते हैं, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है इसका कि हम रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बता सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ
को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट से, और बेसिक स्ट्रेंथ को भी हम बता सकते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये 4 एप्लीकेशन है प्लस आई इफेक्ट के, ठीक। तो हेडिंग डाल लेना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कैसे बताएंगे। इंटरमीडिएट कितने होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं पहले बताओ। इंटरमीडिएट कार्बो एनायन क्या होते हैं, डेफिनेशन तुम बताओ इंटरमीडिएट्स की। Intermediates are those which form in between the reaction. इन बिटवीन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद स्टार्ट होने के बाद बने और ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाए, वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। पहले ख़त्म हो जाए, वही क्या होंगे, इंटरमीडिएट्स होंगे। केमिकल काइनेटिक्स में बताया भी था, अब वो यूज हो रहा है यहाँ पर। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, ये 3 टाइप के होते हैं। लिखना इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन। अच्छा, इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट्स आर दोज विच प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप रिएक्शन एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप रिएक्शन। नहीं समझे, प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर रिएक्टेंट होगा किन, सेकंड स्टेप रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट होगा। सेकेंड स्टेप के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ये भी बताना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नहीं तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन वाली नहीं है। हाँ, 2 टाइप की रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि तुम्हें ए से बी में जाना तो पहले सी में जाना पड़ा, फिर डी में जाना पड़ा, फिर ई में, फिर फाइनली बी मिला, समझे। तो इसमें पहले स्टेप नंबर फर्स्ट ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। ये 4 स्टेप की रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से। पहले बॉन्ड टूटा, फिर उसमें इंटरमीडिएट बना, फिर जाके रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो ऐसे 3-4 स्टेप एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगते हैं। सिंगल स्टेप में क्या है, सिंपली बना ख़त्म। कोई यहाँ पे इंटरमीडिएट यूज होगा, बताओ बताओ, इंटरमीडिएट कोई यूज होगा यहाँ पर, नहीं यूज होगा, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में है। भाई इंटरमीडिएट तो तब यूज होगा जब एक से ज़्यादा स्टेप होंगे। इंटरमीडिएट तभी बनेगा, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा, फिर जाके दूसरे स्टेप में क्या होगा, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। और सिंगल स्टेप में एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा, तो इंटरमीडिएट बनने के सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन कौन है बताओ, सी है, डी है, ई है, ठीक। हमने क्या बोला, एक डेफिनेशन, इट इज प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। ये प्रोडक्ट किसके लिए होता है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के लिए, और रिएक्टेंट होता है सेकेंड स्टेप के लिए। देखो ये प्रोडक्ट्स, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है बताओ इस रिएक्शन में, पहले सी है। तो सी देखो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के लिए किसकी तरह काम करा, एज अ प्रोडक्ट। फिर सेकेंड स्टेप रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट काम करा और ख़त्म हो गया, समझे। तो इसी तरह से डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर। वहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखाई थी हमने, कि जो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले बने और ख़त्म होने से पहले, स्टार्ट होने के बाद बने और ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाए, ये इंटरमीडिएट होता है। तो ये भी डेफिनेशन लिख लो, प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप रिएक्शन and reactant for another reaction. Product for one step reaction and
रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप रिएक्शन। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि रिएक्शन के बीच में सिर्फ इंटरमीडिएट्स ही बनते हैं, और भी चीज़ें बनती हैं। अरे ये भी नहीं है कि 3 टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। हम बोल रहे हैं जनरली 3 टाइप के होते हैं मेनली। तो लिखना मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। अगर तुमसे पूछें इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बताओ, कौन है इंटरमीडिएट? बी और सी। इस रिएक्शन में बी और सी इंटरमीडिएट है। अब इस रिएक्शन में बताओ कौन इंटरमीडिएट है? बी और सी। डी क्या, ई क्या है फिर? ये है मेन प्रोडक्ट और ये है साइड प्रोडक्ट। समझे? मेन प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट होता है। और बी और सी इंटरमीडिएट की तरह काम करेंगे। अभी तो आसान लग रहा है ना, जब सवाल आएंगे हाँ तब तो वो डेफिनेशन इसलिए लिखा है, प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप रिएक्शन। ये डेफिनेशन अगर याद होगी तो सवाल टफ नहीं लगेंगे। अदरवाइज पहला लिखो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? 3 टाइप के इंटरमीडिएट लिखा है। पहला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। बनेगा कैसे? ये देखो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ कराया कि क्लोरीन टूट गया। ठीक है। तो कार्बोकैटायन बन गया, प्लस और Cl माइनस। ठीक, बन गया ना कार्बोकैटायन। ये ऐसा कुछ कराया कि ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। जैसे तुम्हारे पास इसमें हमने ऐसा कुछ कराया कि ये बी क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। देख रहे हैं कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कैसे बन रहे हैं? फिर हमने 2 डिग्री लिया। क्या लिया? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया। देख रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, डिग्री निकाल लेते हो। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। फिर हमने थ्री डिग्री कार्बोकैटायन बनाया। समझ में आ रहा कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं और क्या होते हैं कार्बोकैटायन? देख रहे सिंपल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये इंटरमीडिएट्स है सारे, ये इंटरमीडिएट है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री इंटरमीडिएट, ये 3 डिग्री इंटरमीडिएट। ठीक है। अब तुम्हें बताना है इनमें से स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है? क्यों ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री? क्योंकि CH3 अल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और एक कार्बन पहले से ही क्या है, गरीब है, भूखा नंगा है बेचारा, बेकारी है। तो अब इसको चाहिए होंगे भाई, दे दो जल्दी से दे दो, जितने भी दे सको। तो यहाँ 3 दे रहे हैं, यहाँ 2, यहाँ पे 1 ही दे रहा है। तो स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा
2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। यहाँ से हमें समझ में क्या आया कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा कार्बोकैटायन के पास में, वो कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। ठीक है, होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। नोट करो इसको, कार्बोकैटायन लिख लो ना, खुद से नहीं लिख पाओगे, हर चीज़ लिखवा दें। कार्बोकैटायन ऐसे लिख लो, दैट कार्बन विच हैव पॉजिटिव चार्ज। अब तो मैं वो जो ऑर्डर लिखाए थे प्लस आई इफेक्ट का, वो अब यहाँ पर काम आएगा स्टेबिलिटी बताने के लिए। समझ रहे हो, एक में लगा दिया उन्होंने CH2 माइनस, CH3। अब पूछ लिया बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल फील करेगा, CH2 वाला ज़्यादा फील करेगा। इतना नोट करने के बाद एक नोट डालो, नोट डाल के जो हम इसके बारे में समझते हैं वो लिखते जाते हैं। पॉइंट बना के लिखना, पहला पॉइंट। अच्छा, कार्बोकैटायन बना कैसे, कौन से फिजन से, बताओ कौन से क्लीवेज से बना कार्बोकैटायन, होमोलैटिक या हेट्रोलाइटिक? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्या होता है, जहाँ पे इक्वली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। ठीक है, वो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है। बताए थे ना बिजनेस से अलग होने के दो तरीके, ये हेट्रोलाइटिक वाला है ना। तो लिख लेना पहला पॉइंट, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। फ्यूजन नहीं, फिजन फ्यूजन में अंतर होता है ना। साइंस की 8th क्लास की शायद बुक में था, व्हाट इज फिजन, न्यूक्लियर फिजन। हाँ, वो अलग चीज़ होती है वो फिजन फ्यूजन अलग है, बायो वाला। कार्बोकैटायन इज फॉर्म बाय हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन लिख लो यार। अब यहाँ पे तुम्हें कार्बोकैटायन दिख रहे हैं, कार्बोकैटायन जो होते हैं वो ट्राईवैलेंट इन नेचर होते हैं। लिख लो, ट्राईवैलेंट इन नेचर। अच्छा, इनका ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बोकैटायन के पास, बताओ जरा। 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो लिखो हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इसी वजह से हाईली अनस्टेबल होंगे। ठीक, तो अगला पॉइंट लिख लेना, हाईली अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल ज़्यादा होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। समझे? और इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते ही है, तभी तो वो बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर इनका बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर सारी चीज़ें ये पूछी जाती हैं। बॉन्ड पेयर बताओ, कार्बोकैटायन का बॉन्ड पेयर बताओ। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 लोन पेयर है। वाह,
एक भी नहीं. अनपेयर्ड कितने हैं इसमें? 0, तो लोन पेयर 0. ठीक, लोन पेयर 0. अच्छा, अनपेयर्ड 0 है, लोन पेयर 0 है, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर या पैरामैग्नेटिक? डाया या पैरा? डाया. डायामैग्नेटिक. नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp2 sp3 sp क्या होगा कार्बोकैटाइंस का? 1 2 3 sp2. तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp2. तो ज्योमेट्री कैसी होगी कार्बोकैटाइंस की? लीनियर. लीनियर होगी. ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल 120 120 डिग्री. तो बॉन्ड एंगल पूछे कार्बोकैटाइन का तो 120 डिग्री बता देना. ठीक. अच्छा, ये लुईस एसिडिक इन नेचर होगा या बेस? लुईस एसिड या लुईस बेस कार्बोकैटाइन? Lewis acid. लुईस एसिड. एसिड क्या होते हैं? एक पॉजिटिव डोनेट करने वाले. पॉजिटिव डोनेट करने वाले. पॉजिटिव लुईस एसिडिक इन नेचर. ठीक है. और इनके पास p ऑर्बिटल खाली है इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, है या नहीं? खूब नहीं है, एक p ऑर्बिटल खाली है. प्रसादी लंगर थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है, इतना भी भूखे पेट नहीं है वो. ठीक. तो यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. और जो ये p ऑर्बिटल खाली होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. समझ रहे हो? नोट कर लो. हैव वैकेंट p ऑर्बिटल. हैव वैकेंट p ऑर्बिटल. ठीक. इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा. कोई लोन पेयर नहीं है इसमें. ठीक. इस p ऑर्बिटल में वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है. अब अगला डालो, कार्बो एनाइन. फिर सवाल करेंगे एक साथ. कार्बो एनाइन. कार्बो एनाइन कैसे बनेगा? नेगेटिव चार्ज हो गया इसके बाद. जब उससे उसको इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, उसको कोई दे दे कार्बन को इलेक्ट्रॉन. ठीक है. भीख मांग रहा हूँ. भीख मांग रहा. कटोरा दे दे. अरे ये भीख मांग रहा है भाई. कौन? देखो होता क्या है, होता ये है, अभी कार्बोकैटाइन बन गया है ना. तो अब ये भीख मांगते मांगते जा रहा था, तो रास्ते में उसको मेटल दिखाई दिया. क्या दिखाई दिया? मेटल. M मान लो मेटल को. ठीक है, कोई भी मेटल. उसको क्या दिया? मेटल दिखाई दिया. M क्या है यहाँ पर? मेटल. तो वो क्या करता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है. वैनाइन बना लेता है. मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा. भीख ही तो मांगता है. हम्म. भीख ही मांगता है. आप अमीर हो गया भाई, भीख मांगते मांगते बेकारी अमीर हो गया. बेकारी जैसे भीख फिर? बनाते बेकारी हैं. गूगल पे स्कैनर जाने का क्या के साथ हैं. ये 1 डिग्री है, यहाँ पे मेटल भी निकल जाएगा M+ के फॉर्म में. ठीक. CH3 अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बना था, उसमें लगा दिया मेटल. तो अब ये मेटल से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा कुछ ना कुछ करके. ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शन करके मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. फिर 3 डिग्री कार्बोकैटाइन था, तो कुछ कुछ करके साथ साथ नोट करते जाओ.
कार्बो एनाइन क्या किया इसने, बना लिया। तो देख रहे हो 3 कार्बो एनाइन बन गए। ठीक, तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बो एनाइन कौन सा स्टेबल है? इनमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बो एनाइन। बताओ। पहला वाला, कौन सा वाला? पहला, पहला क्यों स्टेबल है? ड्यू टू माइनस आई, वो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से ये क्या करेगा? CH2 माइनस, ये CH3 क्या कर रहा होगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये कह रहा होगा अरे मेरे पास हैं, मत दो ज़बरदस्ती। ये ज़बरदस्ती उसको दे रहा है, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा सबसे ज़्यादा। 1 मिनट। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 डिग्री स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा। क्यों होगा 1 डिग्री स्टेबल? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, मतलब उसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा प्लस आई, इसमें प्लस आई क्या लग रहा होगा? सबसे ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे ना, समझे? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। देखो इसके पास तो ऑलरेडी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो ये कार्बो एनाइन है। तो अब एक CH3 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है इसका, समझे? तो अपना ये प्लस आई इफेक्ट लगा के कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और यहाँ पे 1 दे रहा था, चल रहा था, यहाँ पे 2 देने लगे। और थोड़ी दिक्कत अब उसे नहीं चाहिए, तुम ज़बरदस्ती दे रहे हो। इसमें 3-3 हाँ, यहाँ पे 3-3। अब किसी का पेट भरा हुआ है, तुम ठूस ठूस के खिलाओगे तो वो पछाड़ लगा देगा उठा के, 2 भी पछाड़ सीधे। वही यहाँ पे अब 3-3 लोग खिला रहे हैं। ऐसी चिड़चिड़ी सी छूटती ना जब कहीं जाओ तुम मामा जी के घर या कहीं पे भी, जब जबरदस्ती तो पेट पहले ही से भरा होता है, हैं? और वो फिर मामी आएंगी, फिर मामा जी आएंगे, फिर बुआ आ जाएंगी, खा लो 3-3 लोग, है ना? हाईली अनस्टेबल कर देते वो। तो 3 डिग्री ये है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री है और सबसे कम स्टेबल 3 डिग्री है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। 2 पर माइनस आई किए थे हम। कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी देखना है और किसी की मत देखने लगना, इस कार्बन की ना देखना तुम स्टेबिलिटी, ठीक है? कार्बो एनाइन की बात कर रहे हैं अभी। जिस परफेक्ट अब देखो ये किस तरह से बन रहा है, होमोलेटिक या हेट्रोलेटिक फिजन। समझदारी से थोड़ी ना टूट रहा है ये, है ना? हाँ, किसकी तरह से? दादा भैया? कौन है दादा भैया? अच्छा, दादा भैया। हाँ, तो इसी की तरह से टूट रहे हैं। कार्बो एनाइन इज फॉर्म बाई हेट्रोलेटिक फिजन, पहला पॉइंट। मेरी तरह से टूट रहे तो कार्बो एनाइन ठीक। ब्रेक वाई के बाद इज फॉर्म बाई हेट्रोलेटिक फिजन। फिर दूसरा पॉइंट लिख लेना, ये ट्राइवेलेंट इन नेचर है। कुछ चेंज आएंगे बस। इट इज ट्राइवेलेंट इन नेचर, ठीक। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 7 नहीं 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा ये? अनस्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा भाई? इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल होगा। एंड लिख लेना इसके आगे, अनस्टेबल एंड रिएक्टिविटी ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ चार्ज। 7 कहाँ है यहाँ पे? 7 कहाँ दिख रहे तुमको? कहाँ 7 दिख रहे? पगला गए हो क्या? 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं गिन पा रहे। 2 2 4 2 6 2 8, माइनस लगा हुआ है ना, कमाल करते हो। हम माइनस को 1 मान रहे थे ना। ऐसा थोड़ी होता है। अनस्टेबल एंड रिएक्टिविटी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट। बॉन्ड पेयर इसका कितना है? 3 है, तो बॉन्ड पेयर लिख लेना 3। लोन पेयर कितना है आप बताओ यहाँ पर? लोन पेयर। अनपेयर्ड पहले बताओ, अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड यहाँ पर बताओ। 1 पॉइंट अनपेयर्ड 0 है। कहाँ अनपेयर्ड है? सारे पेयर्ड ही तो हैं। अनपेयर्ड और पेयर्ड का मतलब नहीं समझते। लोन पेयर बताओ कितने हैं? लोन पेयर बताओ। एक है। कौन है एक? अरे -4 लोन पेयर 1 है। डायमैग्नेटिक है पैरा? ये पैरा हो जाएगा। क्यों पैरा हो जाएगा? क्योंकि 1 है ना। क्या 1 है? ये भी डायमैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन डायमैग्नेटिक ये इसलिए होगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड 0 है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 sp3 क्यों? वो है 3 लोन पेयर आता है, 1 लोन पेयर। फिर और क्या पॉइंट लिखाए थे? बॉन्ड एंगल शेप कैसा होगा? ज्योमेट्री टेट्रा पिरामिडल। टेट्राहेड्रॉन हंस का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बॉन्ड एंगल 160 डिग्री। 160 107 डिग्री। और 109 डिग्री नहीं। लेविस बेस। एसिड होगा ये बेस, ये लेविस बेस होगा। लेविस नहीं, लुइस। लुइस बेस होगा। ठीक, अब डालो कार्बन फ्री रेडिकल थर्ड इंटरमीडिएट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट है ना कि इम्पोर्टेंट है। 109 डिग्री नहीं होता भैया। कार्बोएनाइन डालो, सॉरी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल गैसियस फेज में बनता है हमेशा। जैसे तुम्हारे पास मीथेन है, क्या है? मीथेन। तो ऐसा कुछ कमाल किया कि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया अपना और 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? CH3 डॉट आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब है ना, और इसके ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, फिर सिमिलरली वही सब करना है कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना दो। 1 डिग्री फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? CH2 CH3 रहा होगा, एक H टूट गया होगा, अलग हो गया होगा, फिर ऐसे ही 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे लिख रहे हैं? सिमिलरली 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक, अब इनमें से स्टेबल कौन होगा सबसे ज़्यादा? बताओ। 3 डिग्री स्टेबल होगा, 2 डिग्री या 1 डिग्री? सबसे स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों होगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे 3 कार्बन दूर कर रहे हैं। यहाँ पर सॉरी 3 एल्काइल ग्रुप दूर कर रहे हैं। यहाँ पर इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट यहाँ पे 2 दूर कर रहे हैं उस कमी को। यहाँ पर बेचारा अकेला ही दूर कर रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन फील करेगा? 3 डिग्री वाला, क्योंकि उसे 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। ठीक, तो वो स्टेबल ज़्यादा फील करेगा।
तो यहाँ जो स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होगी, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली टू माइनस आई। नोट कर लेना। फिर पॉइंट बना के लिखना। ये किस तरह से बनेगा? पहला पॉइंट होमोलिटिक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक, होमोलिटिक लिखो। इट फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। ठीक, होमोलिटिक फिजन। ट्राइवेलेंट इन नेचर होगा ये, ट्राइवेलेंट इन नेचर। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है। अनस्टेबल या रिएक्टिव? अनस्टेबल या स्टेबल? अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल कॉमा हाईली रिएक्टिव। ठीक। बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके? बॉन्ड पेयर बताओ। 3 बॉन्ड पेयर 3। अनपेयर्ड? 1 यूपी। अनपेयर्ड 1। लोन पेयर? लोन पेयर 1 भी नहीं, 0। लोन पेयर 1 तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, नहीं लग रहा। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि 1 अनपेयर्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो? मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। अंडर रूट n प्लस 2। यहाँ पर n क्या होता था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो n की जगह 1 रख दो, तो अंडर रूट 3। तो ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 1.73। नोट कर लो इसको भी। पैरामैग्नेटिक पॉइंट जहाँ नोट करा उसी के नीचे नोट कर लेना। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेगा तो अंडर रूट 3। यूनिट क्या होती थी? बोअर मैग्नेटॉन। बोअर मैग्नेटॉन। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट की। हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें या नहीं? नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? होगा या नहीं? नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्या बोल रहे हो कुछ भी? क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp2। sp3 क्यों? हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट होता था? क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? अच्छा बताओ, कार्बोकैटायन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल था? कौन सा था? पूछेगा ये सवाल। p वैकेंट ऑर्बिटल था कार्बोकैटायन के पास। कार्बोएनायन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। कार्बन फ्री रेडिकल के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। कहाँ है वैकेंट ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल वैकेंट कैसे है बताओ जरा, 1 मिनट। H ये p ऑर्बिटल है। जो कार्बोकैटायन होता तो यहाँ पे ये खाली होती पूरी की पूरी। कार्बोएनायन होता तो भरी होती लोन पेयर के फॉर्म में, है ना।
लोन पेयर क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो है, कहाँ है? खाली, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, हाफ फिल्ड है। ठीक, तो लिख लो नो वैकेंट ऑर्बिटल, या हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिखो, नो वैकेंट सही नहीं रहेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक, द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, सही है गलत है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, सही है गलत है? अगर हम इंटरमीडिएट की जगह दो इंटरमीडिएट बोल दें, कौन कौन से? कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, तो अब ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? अब सही है। ठीक, और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, ये लिखा चुके हैं। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्टेबल होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर स्टेबल होता है? नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन माइनस के ऊपर स्टेबल होगा, या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है सीजियम के ऊपर स्टेबल होगा? फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना, नेगेटिव चार्ज at more electronegative, negative charge at more electronegative atom is most stable than less electronegative atom, is most stable than less electronegative atom। ठीक, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब सवाल बताएंगे। अभी सवाल कराएंगे तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। ठीक, कोई भी चार्ज स्पीसीज है, ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज एलिमेंट है, उसके आसपास, जैसे एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसके आसपास अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। समझ रहे हो इस पॉइंट को? नहीं समझ रहे? अभी समझाएंगे क्वेश्चन में, नोट कर लो। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे 3 डिग्री में है वो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो करेगा। नोट कर लिया इस पॉइंट को, हटा दें। अब क्वेश्चंस की बारी आती है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है सारे क्वेश्चंस में। पहले कुछ